हेलो गाइज, ओनली मैथ्स 12 अंक की सीटेट 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 10 क्वेश्चंस है। ये हमारी 5 नंबर्स वीडियोस है। 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। 10 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो चलिए गाइज, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, एक परिस्थिति जो है हमारी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने में स्थानांतरण, सीखने की विधियाँ या सीखने के पठार या सीखने में रुचि। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने में स्थानांतरण। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, जैसे कि एक परिस्थिति है आपकी, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं। मान लीजिए आप बाइक चला ले रहे हैं, एक परिस्थिति है आपकी और उसको आपने सीख लिया, अर्जित ज्ञान हो गया। दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग करें, मान लिया फिर आप चलिए आप 4 व्हीलर्स ड्राइव करने लगे। तो क्या हुआ? आपने कहीं ना कहीं उसका प्रयोग किया। तो क्या किया? उसका मतलब ट्रांसफ़र किया। इसको क्या कहेंगे? सीखने में स्थानांतरण। तो सीखने में स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आपने सीखा, ट्रांसफ़र किया है। मतलब जब आपने स्थानांतरण किया है मतलब तो आपने सीखा है, या वहाँ पर कोई मेथड्स नहीं लगा है, सीखने की विधि नहीं प्रयोग की गई है, सीखने की विधि प्रयोग नहीं की गई, ना सीखने के पठार है, ना सीखने में रुचि है, इंटरेस्ट नहीं। पर आपने एक मतलब जो सीखा है, आपने दूसरी जगह उसको प्रयोग किया। आपने जो ज्ञान सीखा है, जो आपको मतलब लर्न किया है, उसका दूसरी जगह पे आपने प्रयोग किया। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा सीखने में स्थानांतरण। गाइस समझ में आएगा? मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुई है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुई। यदि हमने मतलब आज साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, फिर आप गाड़ी चलाने लगे, तो क्या हुआ? सीखने में स्थानांतरण। आपने कहीं ना कहीं जो लर्निंग ऑफ मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, आपने क्या किया? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, प्रेरणा, सीखना, चिंतन। अनुभव द्वारा, ध्यान दीजिए, अनुभव है, हमको क्या कहते हैं? अनुभव है। तो अनुभव द्वारा जो होता है व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, वही क्या कहलाता है? सीखना। वही हमने तो क्या क्या लर्न किया। बात समझिए, अनुभव हमने लर्न किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीखना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीखना। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पता चलती रहे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है आवृत्ति, बहुजन, या स्तंभाकृति, या संचयी आवृत्ति, या रेखा चित्र। तो देखिए, सांख्यिकी में रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ का मतलब यही होता है स्तंभ। इसको क्या कहते हैं? इस तरह की यदि आप मतलब घर जब बनता है तो उसमें एक दीवार खड़ी होती, तो वह क्या है? वही स्तंभ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम्ब। क्या बोलते हैं? कॉलम्ब। COLUM, हाँ LM, हाँ COLUMN हो जाएगा, ठीक ना? N। तो कॉलम बोलते हैं जो इस तरह की आकृति होती है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। इस आकृति को बोलते हैं हम लोग कॉलम, COLUMN, कॉलम। और फिर जैसे इस तरह की जो आकृति होती है, ध्यान से समझिए, दोनों इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि स्तंभ की बात करें, इंग्लिश में बोलते हैं स्तंभ, सॉरी हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलम, COLUMN, कॉलम। और फिर इसको मतलब क्या बोलते हैं? ये पंक्ति, ये क्या है? पंक्ति। इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रो। तो देखिए, हम इसमें थोड़ी सी ट्रिक बताएं। यदि हमारी स्तंभ है तो स्तंभ आकृति, यदि हमारी मतलब पंक्ति होती है तो पंक्त आकृति। बात समझिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्तंभ आकृति, यानी कि कॉलम है। ये क्या है? कॉलम। जो दीवार हमारी खड़ी होती है, जो पावे खड़े होते हैं घर बनाते समय, उससे क्या कहते हैं? कॉलम, यानी कि उसे कहते हैं स्तंभ। उसे क्या कहते हैं? स्तंभ। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था, भ्रूणावस्था। तो गाइज ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इजी है, हर बार क्वेश्चंस में आता है। ये रीट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आया हुआ है और सीटेट में भी आया है, सीटेट में भी ये क्वेश्चंस आया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? इसका करेक्ट आंसर है किशोरावस्था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आता है नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर,
प्रवृत्ति पर। इसके चारों ऑप्शन देखने में सही लग रहे हैं। ये पेडागॉगी से है। पेडागॉगी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। नैतिकता पर तो होगा ही, सही है, वास्तविकता पर भी होगा, ध्यान पर भी होगा, पर जो करेक्ट आंसर है इसका मूल प्रवृत्तियाँ पर होगा। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, कितनी होती हैं मूल प्रवृत्तियाँ, कोई बताएगा? मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, आप लोग सोच चुके होंगे, मूल जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो आपकी 14 होती हैं। क्या होती हैं? 14 मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ मतलब होती हैं, तो मूल प्रवृत्तियों का मतलब क्या होता है? जैसे कि बच्चा जो होता है जन्म से रोता है और वो गुस्सा करता है, जिज्ञासा करता है, जिज्ञासा की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है, हास्य की प्रवृत्ति होती है, तो यही क्या होती हैं? यही होती मूल प्रवृत्ति। यही क्या होती है? मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? 14। ये भी क्वेश्चन, चलिए हमने एक क्वेश्चन और इसी में पुट करेंगे। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? आपने बता दिया 14, हमने बता दिया। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको घुमा के पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि मूल प्रवृत्तियाँ किसने दिया। तो मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत था उससे जो दिया था विलियम मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था। अच्छा चलिए ठीक है, विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया, पर इसको कब दिया था? तो इसको 1908 में दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सन भी आप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमाकर पूछ सकता है कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं इसको मतलब यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। कब दिया था? 1908 में दिया था। मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं कितनी होती हैं? हाँ 14 होती है। अच्छा इस पर एक क्वेश्चन और, आप जब क्वेश्चंस को लिंक करके मतलब एक क्वेश्चंस को जोड़ करके एक क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन जब अटैच करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प साबित होगी। अच्छा चलिए मूल प्रवृत्तियाँ होगी। संवेग कितने होते हैं? संवेग भी 14 ही होते हैं। कहीं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत ज़्यादा हमने उस पर बात कर ली। अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। बहुत सरल क्वेश्चन है और काफ़ी आता है। कुत्ते पर, बिल्ली पर, वनमानुषों पर, चूहों पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वनमानुषों पर, वनमानुष जो होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में उच्च होंगे। क्या होंगे? अध्ययन, सृजनशीलता, विश्लेषण करने की मतलब विधि या अच्छे अंक प्राप्त करना। तो यह आवश्यक नहीं है कि जो मतलब हमारी मतलब कह दीजिए कि आपकी मतलब मान लिया बुद्धि आपकी बहुत तेज है तो आप अध्ययन तो तेज कर लेंगे, विश्लेषण भी आप तेज कर लेंगे, अंतर आप बता देंगे, अच्छा अंक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पर जो सृजनशीलता होती है, सृजनशीलता तो वो आप नहीं कर सकते किसी चीज़ को बनाने के लिए। सृजनशीलता तो उसमें मतलब ये बुद्धि लब्धि प्रयोग नहीं आएगी कि मतलब कुछ चीज़ कह दिया जाए तो बनाने में सृजनशीलता जो होती है लब्धि वाले बच्चे में उच्च होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि उसके अंदर की सृजनशीलता भी होगी, ये ज़रूरी नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनशीलता। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सृजनशीलता। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि, अवधि, नवीनता या आकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रुचि। ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि आंतरिक दशा है और रुचि को केंद्रित करने के लिए ध्यान आंतरिक दशा है। इसका मतलब ये रुचि और जो ध्यान है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। गई समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बहुत सरल क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस इजी भी हैं और आते भी हैं। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चंस मतलब आपको सीटेट में या टेट में या कोई भी रीट का एग्ज़ाम या सीडीएस का एग्ज़ाम में आपको मतलब टिपिकल क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस टिपिकल नहीं रखता है। इस तरह के मतलब कुछ कह सकते हो मतलब सरल क्वेश्चंस भी रख देता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, बात समझिए। तो जो प्रत्याहान होता है विधि या तार्किक विधि या पहचान विधि या पुनः स्मरण विधि, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर देखिए, जो प्रत्याहान होता है, बात समझिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तार्किक विधि। मतलब निम्न में से विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। तो नहीं किया जाता मतलब तार्किक विधि का। प्रत्याहान विधि का मतलब होता है रिकॉल करना। क्या होता है? रिकॉल मेथड। तो रिकॉल मेथड तो सभी को पता होगा। रिकॉल मेथड तो मतलब है ही है कि हम स्मृति का मापन किया जा रहा है। पहचान विधि, अच्छा आप इसको पहचानो, मैंने हम कह रहे हैं ये वीडियोस किसकी है, तो आपने बता दिया ओनली मैथ्स की है, तो आपकी मतलब क्या है? स्मृति के माप हो गया। पुनः सीखने की विधि आपने पुनः सीख लिया, जल्दी सीख लिया, तो ये भी होगा। पर तार्किक कोई तर्क वितर्क करे तो उसमें मतलब ये नहीं है,
ये क्या है, स्मृति मापन के लिए यह सेटिस्फाई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तार्किक विधि। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट क्वेश्चन से है, ये भी रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और CDS के एग्जाम में भी आया है, टेट के भी एग्जाम में आया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे कहते हैं टेट का विकास किसके द्वारा किया गया, साइमंड, होल्ट्जमैन या मरे या ब्लैक या बेलक कह सकते हैं, बेलक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो टेट का जो मतलब विकास किया गया था वो मोर्गन और मुरे ने किया था। मोर्गन और यहाँ पे क्वेश्चंस टाइप करने में थोड़ी गलती हो गई, मोर्गन और मुरे ने किया था। तो ऐसा नहीं, आपको एक भी नाम दे सकता है, मोर्गन भी पूछ सकता है और मुरे भी पूछ सकता है। तो इसमें से जो यदि दोनों एक साथ में है तो दोनों सही रहेगा, यदि अलग अलग हैं दोनों एक साथ में नहीं देता कि A नंबर में दे दिया मोर्गन, B नंबर में दे दे मोरे, तो ऑप्शन तीसरा ये भी दे देगा, A और B दोनों, तो दोनों कर सकते हो। या फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा बात, मैं सही समझा रहा हूँ। मोर्गन A नंबर पे दे दिया, दूसरे नंबर मुरे दे दिया और तीसरे ऑप्शन पे दे दिया A और B, या चौथा ऑप्शन में दे दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। यदि हाँ एक दे दिया मोर्गन दे दिया, कहीं मोरे नहीं है ऑप्शंस में, तो मुरे हो जाएगा, मोर्गन हो जाएगा, जो भी है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टेट का मतलब जो है, इसको जो विकास किया था वो मुरे ने किया था। अच्छा चलिए क्वेश्चंस और इसी क्वेश्चन से हम लिंक किए दे रहे हैं। टेट का मतलब जो विकास हुआ ये कब किया गया, ये कब किया गया बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। 1913 में। कब किया गया, 1913 में, 1913 में किया गया मोर्गन और मुरे द्वारा, 1913 में टेट। अच्छा टेट वो दूसरा है टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, इस टेट का फुल फॉर्म दूसरा होता है। इस टेट का फुल फॉर्म जो होता है, इस टेट का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। इसका जो होता है हम लिखे दे रहे हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है बहुत ही इजी है, इसको कहते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन। पर यहाँ पे लिखे दे रहे हैं एप्रिसिएशंस, सही से लिखते नहीं बन रहा, टेस्ट, एप्रिसिएशन टेस्ट। तो थर्मेटिक, बात समझिए, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। पूछने को ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आप समझा सकते हैं। TET टेट, उस टेट का फुल फॉर्म पूछेंगे तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट वो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। तो इसको किसने मतलब इसका विकास किया, इसको मोर्गन और मुरे ने किया। कब किया, 1913 में किया। तो क्वेश्चंस को आप लोग मतलब ज्वाइंट मतलब लिंक करके, एक क्वेश्चन से आप लोग दूसरे क्वेश्चन को लिंक करके याद करिए, आपको बेशक याद रहेंगे। और यदि हमारी वीडियो जो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।